topic is electric potential at any general point due to a dipole. कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज किया था। आज हम डायपोल वाला ही एक केस रह गया था, जो क्या था, जनरल पॉइंट। कल हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन वाला कर लिया था, जिसमें क्या था, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी उसका आंसर 0 आ गया था, लेकिन जो एक्सियल लाइन पे की थी उसकी कुछ वैल्यू आई थी जो हमने किया था। तो आज हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, कि डायपोल के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, तो इसके लिए हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास एक डायपोल है। डायपोल का मतलब है एक पेयर है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का, जो सेपरेट किया है कुछ डिस्टेंस 2a के साथ। उसके बाद हमें क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करनी है उसका डिस्टेंस पॉइंट हमेशा हम क्या ले लेते हैं, सेंटर से r ले लेते हैं। ठीक है, और जो डायरेक्शन होगी, हम यहाँ पे हम r और थीटा दो चीजें लेंगे जब जनरल पॉइंट की बात हो रही होगी। बिकॉज अगर तो इक्वेटोरियल लाइन होता फिर तो हम पॉइंट सीधा 90 डिग्री के एंगल पर नॉर्मल बाइसेक्टर बनाकर सेंटर से ले लेते डिस्टेंस, और अगर एक्सियल लाइन होता तो हम 0 डिग्री एंगल के साथ बात कर लेते हैं ना। यहाँ पर तो जनरल है कि कहीं पे भी हो सकता है पॉइंट, तो हम कहीं पे भी हम क्या लिख लेंगे कि जो पॉइंट है हमारा वो एंगल थीटा पर है फ्रॉम द डायपोल। ठीक है, देखो इसकी डायग्राम कैसे बनाई। हमने सपोज कर लिया ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, डायपोल है। माइनस क्यू और क्यू दोनों किसके साथ सेपरेट किए हैं, डिस्टेंस 2a के साथ। उसके बाद हमारी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, वो इस साइड होगी पी की डायरेक्शन। और पी से कुछ एंगल थीटा के साथ हमने आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया पी, जिसके ऊपर हमने फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पी पॉइंट के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना होता है उसका डिस्टेंस हमेशा हम सेंटर से कितना ले लेते हैं, आर। लेकिन बस जब जनरल की बात हो रही है तो हम उसको कुछ एंगल थीटा पे ले लेंगे, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो इक्वेटोरियल लाइन पर है, एक्सियल लाइन पर है, या फिर कितने एंगल पर है, हमें ये चीज तो पता ही नहीं है। इसीलिए हमने कुछ एंगल थीटा ले लिया, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल अब दो चीजों की वजह से होगा, एक माइनस क्यू की वजह से, एक प्लस क्यू की वजह से। सिर्फ ब्लू वाली डायग्राम देखो, ये वाली लाइन आगे एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद हमने कंसीडर कर लिया कि जो पी पॉइंट था उसका ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, r1 कंसीडर किया है, और P का B पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है, r2। अब हम जब पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू डायपोल, वो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। उसके बाद B की वैल्यू क्या आ गई, पुट कर दो, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन, जब हम V1 की बात करेंगे तो डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, A से पॉइंट P तक, उसकी वैल्यू कितनी है, R1। और सेकंड जब V2 की बात करेंगे तो डिस्टेंस BP आ जाएगा, उसकी वैल्यू है R2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, B की वैल्यू Q अपॉन 4πε0 1 बाय, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया बिकॉज हम ये माइनस क्यू की वजह से कर रहे थे, और ये वाला प्लस क्यू की वजह से। ये क्या बन गया, R2 वाला आगे आ गया 1/R2 माइनस 1/R1। फर्दर इसको हम सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी। यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया कि अगर पॉइंट P डायपोल से बहुत दूर लाई कर रहा है देन, ठीक है, अब इसके लिए हमने फर्दर डायग्राम को एक्सपेंड किया है कि हमने क्या किया, देखो ये ट्रायंगल ऐसे ही बन रही थी, ना ही कोई इक्विलेटरल थी ना ही राइट एंगल थी जो ब्लू वाली थी, है ना। अगर यहाँ पे हम P पॉइंट से एक बिल्कुल इक्विलेटरल या फिर डायग्राम इस तरह से बनाए, देखो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लग सकता है। यहाँ पे R2 को एक डायगोनल कंसीडर कर लो, है ना। R1 क्या है, बेस वाली साइड पे है, और जो ये वाली लाइन है इसी तरह इधर P से
लाइन ड्रॉ हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेना है। पी से बी से जो जे यो पिंक वाली लाइन लगाई हुई है ना, ये वाली, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये लाइन जो हमने ली है, ये क्या है, हमने बिल्कुल इक्विलेटरल की तरह ले ली, और इससे हमने इसको R2 को डायगोनल कंसीडर कर लिया, इसको बेस, और इसी तरह इधर से हमारा क्या बन जाएगी, ये पैरेललोग्राम ऐसे बन जाएगा ये, और R1 के पैरेलल क्या हो जाएगा हमारे पास इधर, ठीक है, ऐसे बन जाएगी। तो जितनी वैल्यू यहाँ पर जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इस साइड पे हो जाएगा, है ना। अब डायगोनल की वैल्यू हमें पता है, हमारे पास कैसे होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स ऐसे ही तो होता है कि अगर सेम पॉइंट से दो वेक्टर्स ड्रॉ किए गए हों और उसी पॉइंट से हम उसका रिजल्टेंट लिखते हैं, रिजल्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, जब हम इस साइड की वैल्यू निकालेंगे, इधर निकालो वही इसकी होगी, है ना। तो वो कितनी आ जाएगी, R1 माइनस R2 अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ। अब यहाँ पे देखो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर 90 का बन रहा है तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू तो सेम आएगी, है ना। जितना ये बनेगा उतनी ही ये होगी। अगर इसकी वैल्यू R1 माइनस R2 है तो ये भी क्या बन गया, A से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस R1 माइनस R2, ठीक है। और यहाँ पे एंगल थीटा था ही, ये एंगल क्या था, P पॉइंट का, इसके साथ एक्सिस, डायपोल के एक्सिस के साथ डिस्टेंस, ठीक है। इतना हो गया, ये डायग्राम क्लियर है। उसके बाद अब हमने कंसीडर कर लिया कि अगर पॉइंट P बहुत ज्यादा दूर लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में R1 माइनस R2 अप्रोक्सीमेटली AB cos थीटा के इक्वल होगा। AB cos थीटा कैसे बना, हमें पता है cos थीटा क्या होता है, B अपॉन H होता है ना, B अपॉन H। अब अगर हम इस ट्रायंगल से फाइंड आउट करें cos थीटा की वैल्यू, तो B अपॉन H आ जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा क्या है, ए बी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और इधर आके मल्टीप्लाई हो गया cos थीटा के साथ, बेस की वैल्यू आ गई। ये हमारा जो एंगल है यहाँ पे बेस है, इसके सामने वाला थीटा के सामने, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ये वाला बन गया हमारा ए बी, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बन गया। इसको ले लो या फिर इसको ले लो, ये दोनों ही R1 माइनस R2 है। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी बन गई, cos थीटा इक्वल टू B अपॉन H है, यहाँ बन गया cos थीटा मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू B, है ना। तो H की वैल्यू कितनी है, R1 माइनस R2, और ए बी हमारा H है, सॉरी ए बी इज H, और R1 माइनस R2 क्या है, B। तो हमारा cos थीटा क्या बन गया, ए बी cos थीटा, है ना। तो ए बी की वैल्यू पुट कर दी, ए बी तो डायपोल थी, उसका डिस्टेंस, उसकी सेपरेशन क्या थी, 2a। तो ये बन गया 2a cos थीटा एंड R1 R2, है ना। अगर सपोज कर लिया हमने, अब ऊपर हमने क्या ले लिया था, जब हम ये वाली ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं उस टाइम पर तो ये R1 और R2 बिल्कुल, मैंने बोला नहीं कि इसको इक्विलेटरल बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ी इस तरह नहीं बनी हुई, इसको इक्विलेटरल बनाना है, तब तो R1 और R2 बिल्कुल इक्वेट, ये दोनों साइड सेम हो जाएंगी। अगर R1 और R2 इक्वल हो गए तो हमारे पास R1 डॉट R2 का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R स्क्वायर। ये कब लेना है, जब पॉइंट P अवे लाई कर रहा है डायपोल से, ठीक है। ये दोनों ही वैल्यूज क्यों निकाली हैं, बिकॉज यही दो वैल्यूज आई थी हमारे पोटेंशियल में। अब वैल्यूज पुट कर दोगे, R1 माइनस R2 की जगह पे 2a cos थीटा अप्रॉक्स, देखो ये अप्रॉक्स लिया है हमने, जस्ट कंसीडर किया है इसको, और उसके बाद R1 R2 भी अप्रोक्सीमेटली R स्क्वायर के इक्वल। अब ये दोनों वैल्यूज हमने पोटेंशियल में पुट कर दी, तो पुट करने पर हमारा क्या आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब Q डॉट 2a तो चार्ज इनटू डायपोल सेपरेशन किसके इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट के। तो पोटेंशियल क्या आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे देखो ऊपर भी एक R हो गया, ऊपर वाले को अगर हम P, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमें पता है ना कि अगर ऐसे हो कोई भी दो, मान लो यहाँ पे था P डॉट R, है ना, दो वेक्टर है, तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, PR cos ऑफ थीटा, है ना, ऐसे हो गया।
डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास पहले ही P cos थीटा है, अगर हमें P डॉट R लिखना हो तो मतलब यहाँ P R cos थीटा होना चाहिए था, है ना। तो P तो एक R से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से नीचे, तो यहाँ लिख लेंगे हम P R cos थीटा। यहाँ पे P इसके साथ हम साथ में लिख लेंगे P R cos थीटा। ठीक है, तो P R cos थीटा लिखोगे जब तुम, तो साथ में इसके साथ P R cos थीटा अपॉन R क्यूब बन जाएगा, एक R नीचे ऐड हो गया, एक ऊपर। अब P R cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर P डॉट वेक्टर R cos थीटा के बिना। उसके बाद हम इसमें यूनिट कैप की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हमें पता है ये भी के R कैप है ना, कोई भी यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर ऐसे R कैप लगा हो, R कैप, ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास वेक्टर R, ऊपर हम हमेशा वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर R डिवाइडेड बाय नीचे हम मैग्नीट्यूड ऑफ R लिखते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर की वैल्यू निकालें तो वो क्या बन जाएगी, R कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर R की जगह तुम क्या पुट कर दोगे, R कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R। जब वो पुट करोगे तो एक R नीचे से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा ये बन जाएगा। क्लियर है ये कैसे बना, समझ आ गया? हाँ जी मैम। ठीक है, तो इसके बाद ये आ गया हमारा पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट के लिए। अब हमें अगर करना हो किसके लिए, ये देखो ये लिखा भी था, आर कैप क्या होता है हमारा, ये होता है, उसी से वैल्यूज पुट कर दी। अब इसी से हम एक्सियल और इक्वेटोरियल का निकाल सकते हैं। देखो एक्सियल के लिए क्या ले लोगे, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, बिकॉज एक्सियल में डायपोल के एक्सिस पर ही निकालना है, तो वहां पे पी और आर के बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का ही होता है, हम एक्सिस के ऊपर लेते हैं। फिर cos 0 डिग्री कितना होता है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर। और इसी से हम इक्वेटोरियल का भी निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल में तो एंगल कितना होता है P एंड R के बीच, 90 डिग्री का, तो 90 cos 90 तो 0 होता है। तो इक्वेटोरियल के लिए यही तो आया था पोटेंशियल जब हमने कल किया था। ठीक है, तो स्पेशल केसेस भी किए हैं, वही है ये पोटेंशियल P अगर एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो या तो 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। cos 0 1 होता है, बिकॉज cos 180 कितना होता है, -1। ठीक है, जब इक्वेटोरियल पे करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये था, क्लियर हो गया सबको? इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स भी। अगर पोटेंशियल हम डाइपोल के लिए निकालें और सिंगल चार्ज के लिए निकालें तो क्या डिफरेंस आता है। ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं, ये तुमने खुद से पढ़ने हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि डाइपोल में क्या क्या आई है वैल्यूज, और पोटेंशियल की, और सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए क्या क्या आई है, और दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये खुद से पढ़ लेंगे 3 पॉइंट्स। इसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए वही होगा, हम काफी सारे नंबर ऑफ चार्जेस ले लेंगे, है ना। सपोज कर लिया कि Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन Qn तक चार्जेस थे, है ना, जो कितने डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, Q1 R1 डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, Q2 R2 R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली अप टू सो ऑन Rn डिस्टेंस तक लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये कंसीडर कर लिया हमने। देखो सपोज कर लिया एक पॉइंट P है, P से Q1 R1 डिस्टेंस पर है, Q2 R2 पर है, Q3 R3 पर है, Q4 R4 अप टू सो ऑन, बहुत सारे हैं, एन सिस्टम ऑफ चार्जेस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने एक पॉइंट चार्ज के लिए कल कर लिया, क्या होता है Q/4πε0 इंटू R। ठीक है, और बस यही फर्क आया था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया था, Q/4πε0 R स्क्वायर, और इसका नीचे क्या आया है, सिर्फ R आया है। ठीक है, तो अब हम अगर 1 पॉइंट के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, Q/R1, बिकॉज डिस्टेंस की वैल्यू R1 है। सेकेंड वाले में चार्ज की वैल्यू Q2, इसकी R2, थर्ड में Q3 R3, उसी तरह 1 में Q1 और R1, यहाँ Q1 आएगा। ठीक है,
उसके बाद Vn अप टू सो ऑन, इतने लिख सकते हैं। अब इसके बाद टोटल कितना हो जाएगा, सभी को प्लस कर दोगे, b इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू सो ऑन vn। तो सिंपल है, इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, समीशन 1/4 कॉमन आ गया, Q1 और R1 की वैल्यू चेंज हो रही थी तो इनको हम QI और RI की फॉर्म में लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू 1 to n RI to QI अपॉन RI। ठीक है, ये पता चल गया सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, बिल्कुल सिंपल है, बस हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हम सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए फाइंड आउट कर चुके हैं। हो गया क्लियर ये? हाँ जी मैम। ठीक है, इसके बाद फर्दर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने किया था ना ये भी, अगर हम ऐसे ले लें, उसके सेंटर में कोई पॉइंट R ले लें जैसे उसमें किया था, तो हम इस RI वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल R माइनस R1 और उसका मैग्नीट्यूड, फिर 2 के लिए R माइनस R2, 3 के लिए R माइनस R3। तो ऐसे ही हम R माइनस RI ले सकते हैं। देखो सपोज कर लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है, यहाँ पे उसका पोजीशन वेक्टर R है। ठीक है, फिर उस केस में हम ये ले लेंगे, तो ये बन गया। उस पोटेंशियल वाले सारे इजी हैं, इनमें हमें कुछ अगर फील्ड वाले सबको अच्छे से आते हैं तो ही ये वाले समझ आ रहे होंगे इजीली, जिनको फील्ड नहीं आता उनको ये भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वो वाली क्लासेस बहुत जरूरी हैं और उनकी प्रैक्टिस भी जरूरी है, बिकॉज यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं सब कुछ, वहां पे हमने पूरा डिटेल में किया था, यहाँ हम सीधा फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरा डिटेल में किया था, लेकिन यहाँ हम सीधा फॉर्मूले से कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके पास स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स हो सकते हैं, काफी सारे चार्ज एलिमेंट्स हो सकते हैं, R1 R2 R3 अप टू सो ऑन Rn पोजीशन पर। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को, ये हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन वहां पे क्या था, इसका स्क्वायर था, तो पोटेंशियल में क्या है, एक खत्म हो गया, क्या आ गया, R माइनस RI, और स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसीलिए DQ, और इसकी इंटीग्रेशन करने पर ही V बनेगा, अगर इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाते तो यहाँ भी DV लिखेंगे, तो स्मॉल वॉल्यूम के ऊपर आएगा, स्मॉल पोटेंशियल एलिमेंट आएगा, सॉरी B फॉर पोटेंशियल है ये वाला। ठीक है, तो ये आगे अब फर्दर हमने 3 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन की थी, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था तब हमें पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल थी, कि dQ अपॉन dV के। ठीक है, अगर स्मॉल चार्ज एलिमेंट और स्मॉल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अदरवाइज Q अपॉन V है अगर हम टोटल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्मॉल की बात कर रहे हैं तो dQ की वैल्यू हमें पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए क्या है, रो डॉट dV। तो ये आ गया, फर्स्ट बस उसमें पुट कर दिया, सीधा पुट कर दिया, दिस स्मॉल v इज फॉर वॉल्यूम, ये वाला v भी फॉर वॉल्यूम, बट कैपिटल V जो इधर लिखा है दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड उसके बाद अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज किसी एरिया पर, तो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला भी किया था, उसके लिए हमारे पास क्या था, चार्ज सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पे स्मॉल चार्ज एलिमेंट की बात हो रही है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये एरिया भी स्मॉल एलिमेंट ले लिया एरिया का, तो सिग्मा क्या हो गया, dQ अपॉन ds, तो dQ की वैल्यू सिग्मा डॉट ds, अब उसकी जगह सिग्मा डॉट ds कर दिया, और इंटीग्रेशन ओवर सरफेस वहां क्या थी, ओवर वॉल्यूम। उसी तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए अगर लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हमारे पास लैम्डा होता है, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये फॉर चार्ज एलिमेंट है, dl उसका स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है। ठीक है, तो ये आ गया, दिस इज फॉर लाइन। पोटेंशियल आ गया, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों का प्लस। ठीक है, तीनों को प्लस करके ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर जनरल सोर्स की बात कर रहे हैं फिर हमारे पास 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 2 किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू सारे ये वॉल्यूम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्क्रीट की वजह से। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा टोटल, एक कॉन्टिन्यूस एक डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बी कॉन्टिन्यूस एक डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस के लिए ये आ गया, डिस्क्रीट के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, QI अपॉन R माइनस RI समीशन ऑल पॉइंट चार्जेस, जो हमने सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए किया है, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 अप टू सो ऑन।
तो ये बन गया कॉन्टिन्यूस जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ऊपर था अकेला कॉन्टिन्यूस के लिए। जनरल में दोनों आएंगे, कॉन्टिन्यूस प्लस डिस्क्रीट। तो यहाँ पे बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं इन पोटेंशियल। क्लियर है इतना सभी को? यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। हमने गॉस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन की थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, है ना, गॉस लॉ की सबसे लास्ट वाली एप्लीकेशन में। उसमें भी हमने यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल लिया था जो अंदर से बिल्कुल एम्प्टी था, और शेल की जो लेयर सी बनी हुई थी उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। मतलब आउटसाइड भी था और ऊपर भी था, लेकिन अंदर से शेल क्या था, एम्प्टी था। तो उसके हमने 3 केसेस किए थे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सरफेस पे निकाला था, एक इनसाइड, एक ऑन। अब उसी तरह ये हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल है हमारे पास। तो इसमें भी हमारे पास 3 केसेस बन जाएंगे, लेकिन वहां फील्ड निकाला था, यहाँ क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। कंसीडर कर लिया पहले तो स्फेरिकल शेल का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, उसके पास चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू है। देखो इसके बाद हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पी के ऊपर, और जो पॉइंट है हमेशा जिसके ऊपर फाइंड आउट करते हैं उसका डिस्टेंस हम आर से कितना ले लेते हैं, उसका डिस्टेंस हम सेंटर से हमेशा आर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बी। हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/R। ये तो फॉर्मूला है। इधर डायग्राम को ये देखो, यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल शेल लिया है, ये सारा उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है शेल की लेयर सी में, और O सेंटर है, और इसका रेडियस कितना है, R है, और कोई पॉइंट बाहर ले लिया P जिसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से सेंटर से, स्मॉल r। इस अब हमें 3 टाइप का बन जाएगा। एक बार तो पोटेंशियल हम आउटसाइड द स्फीयर करेंगे, एक बार ये P पॉइंट इसके ऊपर भी लाई कर सकता है, और थर्ड हम P पॉइंट इसके अंदर भी लाई कर सकता है। 3 हो गए। ठीक है, इसको भी बिल्कुल डायरेक्ट करोगे, उसकी तरह पूरा डिटेल में नहीं करोगे। देखो व्हेन द पॉइंट, अगर P पॉइंट आउटसाइड द शेल लाई कर रहा है तो उसके लिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था। देखो हमें सारा याद रखना है, पीछे वाले रिजल्ट सारे याद रखने हैं कि जब वो वाला एक्सप्रेशन किया था उसका रिजल्ट, उसका फॉर्मूला क्या आया था, वो सभी याद होने चाहिए। वो सारे पोटेंशियल में डायरेक्ट यूज हो जाएंगे। इसमें हम सीधा लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे केस में वो वाली वैल्यू आई थी, अब पोटेंशियल की ये होगी, बस आगे पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाते, है ना। कि जब हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल किया था तब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो उतना ही आया था जितना एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है जब पॉइंट चार्ज सेंटर में हो। ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास 1/4πε0 Q/R² आया था वहां पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर हम उसी तरह ये किसके इक्वल था इलेक्ट्रिक फील्ड में, जितना पॉइंट चार्ज के लिए आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसा आया था तो पोटेंशियल का भी वैसा ही आएगा। जैसे कि मतलब ये भी पोटेंशियल जब हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था कल, वो कितना आया था, Q/4πε0, उतना ही आएगा आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, तो क्या बन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैसे ही बना था, दोनों इक्वल थे, आउटसाइड वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, और ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज सेम थे। तो उसी तरह पोटेंशियल का जो हमने पॉइंट चार्ज के ऊपर निकाला है वही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आउटसाइड है तो ऑब्वियसली स्मॉल आर लिखेंगे, बिकॉज स्मॉल आर डिस्टेंस हमने P पॉइंट तक का लिया है, और स्मॉल आर क्या है हमें डायग्राम से पता चल रहा है, ग्रेटर देन आर है, बिकॉज कैपिटल आर तो रेडियस है शेल का, लेकिन स्मॉल आर हमने बाहर कोई पॉइंट लिया है P जिसका इतना है। उसके बाद जब ऑन की बात कर रहे होंगे, ऑन का मतलब ही ये है, जब हम पॉइंट डायग्राम में देखो, जब हम यहाँ पे निकाल रहे होंगे इसके ऊपर ही, है ना, कहीं पे कोई पॉइंट P ले लिया तो आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे केस में तो हमारे पास बस उसी फॉर्मूले में ऊपर वाले में ही स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे, कैपिटल आर फॉर इक्वल टू। और जब इनसाइड द शेल होगा, इनसाइड द शेल तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आया था बिकॉज अंदर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, बट पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे डेफिनेशन लगी है हमारे पास, हमने कल किया था,
कल तो हाँ हमने जो पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी वो क्या थी, वर्क डन अपॉन चार्ज। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में हमने एक यूनिट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, उसमें क्या लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक यूनिट तो हमारे पास आ रहे थे न्यूटन पर कूलम, और एक मैंने बोला था कि एक और भी होते हैं इसके यूनिट, वोल्ट मीटर, है ना, कि ये आगे पता चलेगा कि कैसे होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद वाला आर्टिकल आएगा जिसमें हम रिलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, और इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, B इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय E डॉट R फॉर डिस्टेंस है, ये तो खुद ही देख लो, बिकॉज E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E की वैल्यू है जो वो हमें पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक बार कांस्टेंट लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू कांस्टेंट K के बाद Q और अपॉन क्या है हमारे पास R, ठीक है। R का हमारे पास E की वैल्यू में क्या होता है, स्क्वायर। ये क्लियर है इतना कि E की वैल्यू ये वाली होती है। अगर अब हम E की वैल्यू को एक और R के साथ डिवाइड कर दें, है ना, अगर R के साथ हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर का एक स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, है ना, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, देखो यहाँ पे ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में E की वैल्यू पुट कर दो, E की जगह हमने पुट कर दिया KQ अपॉन R स्क्वायर, एक R नीचे से कैंसिल हो जाएगा उप न्यूमिनेटर वाले R के साथ, तो ये क्या बन जाएगा KQ अपॉन R, वो तो हमारे पास पोटेंशियल होता है। तो सीधा ही हमें पता चल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दें एक R के साथ तो वहां से एक R कैंसिल हो जाएगा, और जब एक R कैंसिल हो जाएगा तो वो तो दोबारा से पोटेंशियल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन बनी है कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रेडियस, और इसको हम फर्दर ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, V अपॉन R, ठीक है, ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, V अपॉन R के, ठीक है। अगर हम स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हो DE की, तो ये क्या हो जाएगा DB अपॉन DR, ठीक है। ये हम कल करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये DB अपॉन DR पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जब हम उसका विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डेरिवेटिव करते हैं तो वो उसका ग्रेडियंट बन जाता है ना। हम डायमेंशन फॉर्मूले में, डायमेंशनल एनालिसिस में ये सारी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये है, किसी भी डेरिवेटिव कौन से फंक्शन का जीरो होता है, कौन बताएगा, जीरो डेरिवेटिव किस क्वांटिटी का होता है। अगर कोई हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, जीरो होता है ना। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है हमारे पास डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब है V इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव जब जीरो होता है तो मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट। अब हमारे पास जो हम रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच वो यही है कि E क्या होता है, माइनस DB अपॉन DR होता है। ये कैसे बनेगा, ये कल करवाऊंगी पूरा आर्टिकल, ठीक है। लेकिन हमें वैसे भी इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि V R और E के बीच रिलेशन बन रहा है कि अगर E को R से मल्टीप्लाई कर दे तो वो B ही बन जाता है, ठीक है। तो अगर DV अपॉन DR जीरो हो गया तो मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब वही लग गया यहाँ पे जब हम इन साइड की बात कर रहे हैं, इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आई थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो आई थी तो इसका मतलब पोटेंशियल तो इन साइड कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज कांस्टेंट एवरीवेयर, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जितना सरफेस के ऊपर है उसी के इक्वल। सरफेस के ऊपर कितना आया था, Q अपॉन कैपिटल R, ठीक है, ऑन द सरफेस जितना रेडियस था। तो ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू
इनसाइड है ना, पोटेंशियल इनसाइड द यूनिफॉर्मली स्फेरिकली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। क्लियर हो गया ये सभी को? यस मैम। ठीक है, इसके बाद मैंने ऊपर वेरिएशन शो की थी इसकी, ये ग्राफ बना के शो किया हुआ है, ये देख लो। ये बस इन तीनों को ध्यान में रख के बनाया है। 2 पर हमारा सेम आया है, v इज इक्वल टू कितना टाइम वो कांस्टेंट ही रहा 1/0 से लेकर r तक। जब हमने इनसाइड फाइंड किया फिर भी हमारा यही आया कांस्टेंट, जब हमने ऑन द सरफेस फाइंड आउट किया फिर भी यही आया। ठीक है, तो देखो ये इनसाइड है ओ पॉइंट, इनसाइड से पर भी यही वाली वैल्यू है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू है, और यहाँ पर भी ऑन द सरफेस भी यही वाली वैल्यू है। लेकिन उसके बाद जब हम बियॉन्ड कर रहे थे तो ये आया था, यहाँ r की जगह स्मॉल r था, जो स्मॉल r है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो 1/x का ग्राफ बना देंगे, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये बस वेरिएशन गिवन है डिस्टेंस की विद पोटेंशियल, बस यही लिखा है जो मैंने बोला है। उसके बाद ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है बट ग्रेडियंट वेक्टर होगी, ये कल करेंगे हम वेक्टर वाला। ठीक है, बस किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क नाउ। अटेंडेंस बोल दो बेटा। अर्शनूर, प्रेजेंट मैम। दमनप्रीत, प्रेजेंट मैम। जशनदीप, प्रेजेंट मैम। और कोई तो नहीं आया था ना? ओके, यू कैन लीव नाउ। ये इतना कर लेना, फिर इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट।